नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। और आज आर पार जोरदार जबरदस्त होगा, क्योंकि सवाल उन नेताओं पर जो जनता के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब संसद में सवाल उठाने की बारी आती है तो हर कोई राजनीति में सुविधा की मिलावट शुरू कर देता है, यानी गोल हो जाता है। लेकिन हम इन नेताओं से सवाल पूछने में रत्ती भर की भी मिलावट नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा संसद सत्र स्वाहा हो चुका है। जनता के 180 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। क्या संसद में यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि नए नोटों के काले कबूतर कैसे पैदा हो गए? जनता नोट के लिए तरस रही है और हर रोज करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई नेता सवाल ही नहीं पूछना चाहता। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार नोटबंदी के कांटे, सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ा पैनल। नोटबंदी के 37 दिन, संसद बंदी का 20वां दिन, सत्र का सिर्फ एक दिन बचा। It is the ruling party which is not allowing the parliament to function. Let it go in court. करप्शन के कुएं से कांग्रेस का एक और कंकाल निकला है, तो उस कंकाल का डीएनए क्या है? कंकाल का डीएनए करप्शन है, कंकाल का डीएनए भ्रष्टाचार है, कंकाल का डीएनए जो है वो जनधन की लूट है। तो उस पर हम चर्चा चाहते हैं और हर दिन ये बात। नोटबंदी पर विपक्ष एकजुट है, नतीजा संसद ठप और सियासत जारी। और संसद में यह हंगामा आम लोगों को हो रही दिक्कत के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों की दिक्कत पर बहस के लिए विपक्ष का कोई नेता तैयार नहीं। काले धन कुबेरों के पास रोज करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, इन पर विपक्ष का कोई नेता सवाल नहीं पूछता। संसद में इस हंगामे पर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद लालकृष्ण आडवाणी का गुस्सा दूसरी बार फूट पड़ा। आडवाणी ने कहा, मन कर रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। आडवाणी की इस नाराजगी पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपनी पार्टी पर सवाल उठाने के लिए शुक्रिया आडवाणी जी। लेकिन हम आपको नोटबंदी पर इस देसी सियासत से दूर वेनेजुएला लेकर चलते हैं। यहां की सरकार ने भी नोटबंदी का फैसला किया है और जनता को नोट बदलवाने के लिए महज 72 घंटे का समय दिया गया। ऐसे में क्या नोटबंदी की तैयारी पर बेवजह मोदी सरकार को घेरा जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। नोटबंदी की राह के कौन से वो कांटे हैं जो असल सवाल नहीं उठाते, लेकिन सवाल खड़े करते जरूर है, उठाते नहीं है, खड़े करते हैं। और अब उसका विश्लेषण करना आज जरूरी बन जाता है। नोटबंदी के जो जितने दिन हुए वो हुए, लेकिन संसद बंदी के 20 दिन हो चले हैं, एक दिन बाकी है, लेकिन सांसद नदारद। संसद में जनता के दर्द पर बेदर्द दिख रहा है विपक्ष। लोगों की फिक्र तो संसद में चर्चा की जगह हंगामा क्यों होता है, चाहे सत्ता पक्ष करे चाहे विपक्ष करे। नोटबंदी के नटवर लालों पर क्यों नहीं उठाते सवाल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। एक दिन संसद बाधित होने पर 9 करोड़ रुपए स्वाह होते हैं। उस 9 करोड़ से क्या कुछ हो सकता है, आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये आपके पैसे हैं। 20 दिन से संसद ठप, जनता के 180 करोड़ स्वाहा बर्बाद। संसद बंदी के लिए सरकार के लचर मैनेजमेंट पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि संसद चले। अब मैं रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज जबरदस्त पैनल है। मेरे साथ आज की बहस के अंदर, इस डिबेट के अंदर जुड़ रहे हैं दिनेश त्रिवेदी साहब, जो कि फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर हैं, सांसद है टीएमसी के, अली अनवर है जो कि सांसद है जनता दल यूनाइटेड के, रंजीत रंजन है जो सांसद है कांग्रेस पार्टी की तेज तरार प्रवक्ता है, और रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता संबित पात्रा लाइव इस समय जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल त्रिवेदी साहब आपसे, आप सबसे वरिष्ठ हैं, मंत्री भी रहे, सांसद भी हैं कई वर्षों से, और आपको ऑल सीजन मैन भी कहा जाता है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि संसद में क्या हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन सर टू यू, मिस्टर दिनेश त्रिवेदी, ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो
मैं समझता हूं कि इससे बड़ी दुखद घटना हो ही नहीं सकती है कि जहां सैकड़ों लोग देख रहे हैं कि हमारे मुद्दे की चर्चा हो और संसद ना चले। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेवार होते हैं, हम सब। ये कहने के बाद अब इसका विश्लेषण किया जाए कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जी। यदि आप मुझे 2 मिनट का समय दें बिल्कुल सर, आपके तो पास हम है। आपको बताएं कि भाई कि ये हम लोग इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि आज ये संसद क्यों नहीं चल रहा है। आडवाणी जी भी आपने सही कहा, दुखी है, हम सब बहुत दुखी है। ये हुआ यूं कि सबसे पहले दिन, क्योंकि आम जनता त्राही त्राही हो रही थी, गरीब की परेशानी, लोग मारे जा रहे थे लाइन में खड़े, आज उसका आंकड़ा करीब 100 के आसपास पहुंच गया है। तो जब भी कभी ऐसे अहम मुद्दे पे चर्चा होती है, और मैं पार्लियामेंट में 1990 से हूं, 1990 से हूं, तब एक एडजर्नमेंट मोशन प्राय जी। दिया जाता है। एडजर्नमेंट मोशन इसलिए होता है कि ये मुद्दा बहुत अहम है, और उस एडजर्नमेंट मोशन, बहुत सारे एडजस्टमेंट मोशन आप यदि इतिहास में देखिए, उसको एक्सेप्ट किया जाता दिनेश है। जी, सो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। मैं दूसरा सवाल ये है कि हमने कहा कि ठीक है, हम लोग सवाल के मतलब क्वेश्चन आवर के बाद में रूल नंबर 56 जहां की वोटिंग होती है, अब 56 मत मानो तो मत मानो, रूल 184 में कर लो, ताकि क्या है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन कहां है, कौन इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है, और इस मुद्दे के बाद यदि जब चर्चा होकर खत्म हो जाए और वोटिंग ना हो तो पता नहीं चलता। क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के सांसद भी मुझे कह रहे थे कि वोटिंग यदि होगी तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि कहां हम वोट करें। That is the तो point. मैं ये जी। पूछना चाहता हूं कि दैट इज द पॉइंट कि सरकार के Okay. पास इतना बड़ा बहुमत है तो डरती क्यों है सरकार, ओके, और स्पीकर महोदय ने बहुत की अंडरलाइन कोशिश की। स्टेटमेंट। ओके, दिनेश त्रिवेदी मेक्स अ स्टेटमेंट टुनाइट ऑन आवर पार कि सरकार के पास अगर बहुमत है तो सरकार वोटिंग से क्यों डर रही है। ये दिनेश त्रिवेदी साहब आपने बोला। मैं आपका रुख करता हूं संबित पात्रा। संबित पात्रा, संसद बंदी को, फॉरगेट नोटबंदी फॉर सम टाइम, संसद बंदी को 20 दिन हो गए हैं। इस मुल्क के अंदर नए नोटों के काले कुबेर पकड़े जा रहे हैं। मैंने विपक्ष के लिए भी यही सवाल खड़ा करा, उन काले कुबेरों पर सवाल पूछने के लिए संसद चलनी चाहिए। आज एलके आडवाणी ने फिर कहा, मैं बहुत दुखी हूं, संसद नहीं चल पा रही, मेरा दिल करता है मैं इस्तीफा देकर बाहर चले जाऊं। जनता की फिक्र आपको भी उतनी है जितनी विपक्ष को है। विपक्ष भी यही क्लेम करता है, आप भी यही क्लेम करते हैं। जवाब क्या है? जनता के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब क्या है? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, इससे पहले दिनेश त्रिवेदी जी कह रहे थे। दिनेश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हर कोई सम्मान करता है, वो कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देते हैं। उन्होंने अभी एक 2-3 बातें बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि जो डिबेट होना चाहिए था संसद में, क्यों होना चाहिए था? क्योंकि जनता को प्रॉब्लम है, जनता बहुत परेशान हो रही थी और जनता के कंसर्न्स को लेकर डिबेट होना चाहिए था। इससे उन्होंने शुरू किया, तब तक तो मैं सहमत था। फिर उन्होंने लास्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा, देखिए, डिबेट मत विभाजन से होना चाहिए था, वोटिंग से होना चाहिए था। वोटिंग से होने चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी के भी कुछ सांसद शायद बीजेपी के साथ खड़े नहीं थे, और ये सब बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता अगर वोटिंग होता। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप बताइए, आप अगर जनता की बातों से कंसर्न थे तो आप डिबेट वोटिंग से हो नहीं हो इससे मतलब नहीं होता। आप जनता के दुख को देख ही नहीं पाते, आप बोलते छोड़ो, वोटिंग हो या नहीं हो। आज 16 तारीख है ना, आज से ही डिबेट शुरू करो। जब तक कि जनता का दुख दूर ना हो जाए हम तब तक डिबेट करेंगे। बीजेपी का सांसद कहां खड़ा है, वो कहां नहीं खड़ा है, ये जानने की जो उत्सुकता आप में थी वो क्यों थी? ताकि इससे कुछ राजनीतिक बेनिफिट आप लोग ले सके। तो आप लोग ये झूठ क्यों कह रहे हैं? पर एलके आडवाणी तो आपके हैं संबित पात्रा, एलके आडवाणी आपके हैं, राजनीतिक बेनिफिट एलके आडवाणी आपके हैं, राहुल गांधी उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हाँ, मैं एलके उसका भी आडवाणी जवाब मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्विकली 30 सेकंड में उसका भी संबित पात्रा साहब। मैं उसका भी जवाब देता हूं। बिल्कुल ठीक कहा, एलके आडवाणी जी हमारे हैं और हमें गर्व है कि ऐसा एक पुरोधा
जिसका कि जो ऑपोजिशन है वो भी शुक्रिया अदा करता है, वो हमारे पास हैं। उन्होंने कहा कि उनको आज फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, केवल एलके आडवाणी जी को नहीं, अमीश जी आपको भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे भी। जब मैं टीवी देखता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी टीवी में जहां संसद दिखाया जाता है वो 10 मिनट से ज्यादा देख नहीं सकता है। जिस प्रकार का कोलाहल संसद में मचा हुआ है वो एक नर्सरी क्लास में भी नहीं होता है। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। देखिए, मैं तीनों बड़े लोग बैठे हुए हैं, हम लोग साधारण लोग हैं, मैं सांसद भी नहीं हूं, ये तो सांसद बैठे हुए हैं, मैं सब तीनों को नमस्कार करते हुए कहता हूं बड़े लोग हैं ये, मगर व्यवहार बड़ा होना चाहिए। ओके, व्यवहार बड़ा होना चाहिए। किसका व्यवहार बड़ा नहीं है? डेमोक्रेसी के मंदिर में देखने को मिलता है, वो फ्रस्ट्रेशन है। किसका व्यवहार बड़ा नहीं है? 20 सेकंड में जवाब। संबित। देखिए, स्वाभाविक रूप से डीमोनेटाइजेशन एक इतना बड़ा रिफॉर्म, जिसको कि बड़े बड़े लोगों ने कहा गेम चेंजर है, वो एक रिफॉर्म, मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स है। अगर ठीक है, उसके इंप्लीमेंटेशन में क्वेश्चन होना ये स्वाभाविक है। आपको आप डेमोक्रेसी में है, स्वाभाविक है कि आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो सवाल तो पूछिए। सवाल पूछ नहीं रहे हैं, हो हल्ला, जिस प्रकार का हो हल्ला हो रहा है, कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंक देना, यही तो खराब व्यवहार है। संबित पात्रा, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। अब मैं रंजीत रंजन का रुख करता हूं। रंजीत रंजन, आप राष्ट्रपति से मिलने का समय मांग चुके हैं। राष्ट्रपति कह चुके हैं कि जो कुछ इस समय संसद के अंदर हो रहा है, विपक्ष को भगवान के लिए संसद चलनी चाहिए। राष्ट्रपति यह कह चुके हैं, अगर आपको जनता के सवालों को उठाना है तो संसद को क्यों नहीं चलाना चाहते आप लोग? जवाब दीजिए। क्योंकि विपक्ष पक्ष कह रहा है कि आप लोग एक खास नियम के तहत चर्चा चाहते हैं और उस पर वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। और राष्ट्रपति कह चुके हैं कि भगवान के लिए विपक्ष संसद को चलने दे। जवाब बोलिए, बताइए रंजीत रंजन जी। देखिए, द्विवेदी जी ने बिल्कुल सही बोला, मैं रिपीट नहीं करूंगी कि पहले हम लोगों ने रूल नंबर 56, फिर 184, इवन विदाउट वोटिंग भी, उसके बाद हम लोग चाहते थे कि सरकार हम लोगों की बातें सुने। देखिए, सिर्फ सवाल ये नहीं है कि विपक्ष बोलेगा, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो पंचायत होती है वो सदन होती है। और इतना बड़ा जो आपने स्टेप लिया और पूरा देश जिस तरह से दरबदर हो रहा है, लोग लाइनों में खड़े हैं, तो ये सरकार का फर्ज होता है कि सदन की जिम्मेदारी ले, विपक्ष को विश्वास में ले और कौन सी उन्होंने गलतियां की उनको सुने। मैं फिर कहूंगी कि बार बार संबित जी बोल रहे हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति करते करते आज विपक्ष में बैठे हैं। आप 280 हैं, 56 का सीना लेके आए और पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि हमने जो किया वो सही किया, तो फिर वोटिंग से क्यों डर रहे थे? अब वोटिंग भी छोड़ दी हम लोगों ने बोला कम से कम हम लोगों को बोलने दो। जो दो तरह के आपने घोटाले किए हैं, एक कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के नाम पर। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद बोले, डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले, आनंद शर्मा बोले नहीं बोले। सच्चाई ये है, आपके लोग बोले नहीं बोले, लेकिन जब सत्ता पक्ष की बात आई आप उठ के चले गए। ऐसा हुआ नहीं हुआ? हंगामा हुआ नहीं हुआ? रंजीत रंजन, इसको भी क्लियर बता दीजिए मैडम। ये गलत बात है ये हर बार। अगर आप प्लीज सुनिए, बताइए। 2.5 साल में ये हमेशा करते हैं, चाहे राष्ट्रपति अभिभाषण हो, चाहे बजट सेशन हो, ये इंटरवेन करने के नाम पर पूरे 2.5 साल से एक स्पीकर का सुन के इनके 7 मिनिस्टर इंटरवेन करते हैं, उसके बाद एक भी इनका सदस्य नहीं होता है, ना ही ये सुनते हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है, क्योंकि ये गंभीरता सरकार विपक्ष की सुनना नहीं चाहती। ये आपका आरोप है। मैडम मैंने आपको पूरा मौका दिया, क्योंकि 3 वर्सेस 1 है। संबित पात्रा एक तरफ है, आप 3 एक तरफ है, मुझे बराबर का समय सबको देना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि सब एक दूसरे की सुने। संबित पात्रा, आपके पास 30 सेकंड है, जवाब दीजिए रंजीत रंजन का, एंड नो क्रॉस क्वेश्चनिंग। ओके, संबित पात्रा, संसद चलाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, सरकार आपकी है, बड़ी आपकी का पहला आरोप था कि विपक्ष, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, रंजीत जी का पहला आरोप था कि विपक्ष से बैठ के बातचीत नहीं की गई और विपक्ष को मनाने की कोशिश नहीं की गई है। ये गलत बात है। आपको याद होगा, आप लोगों ने न्यूज़ में भी दिखाया कि एक ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन करने की कोशिश की गई थी, सभी पार्टीज को इनवाइट भी किया गया था, मगर विपक्ष ने उसे ठुकरा भी दिया, बैठने तक से इनकार कर दिया। दूसरी बात, अभी रंजीत जी ने कहा वोटिंग आखिर क्यों नहीं, यही तो मैं बार बार कह रहा हूं। आपका जो प्रायोरिटी है, आपकी जो मनसा है, वो जनता का दर्द है या वोटिंग करके राजनीति खेलना है? डे 1 से ही
पहले दिन तो आप लोगों ने डिबेट किया 16 नवंबर को, उसके बाद आप लोगों ने रणनीति तय की, चलिए इस पे राजनीति करते हैं, वोटिंग 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 शुरू कर दिया। अगर जनता का दर्द आपका मुख्य विषय होता तो ये वोटिंग वोटिंग ये 55 56 इसमें नहीं पड़ते आप, क्योंकि जनता ये सब नहीं समझती। आप सिर्फ नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं, आप सिर्फ सवाल पूछते और सरकार को बोलते कि जवाब दीजिए हमारे सवालों आपको वोटिंग से डर तो नहीं लग रहा? जो रंजीत रंजन का आरोप है, चक्कर में जो दिनेश त्रिवेदी साहब का आरोप है, आपको वोटिंग से डर तो नहीं लग रहा? संबित, आपको वोटिंग से डर लग रहा है क्या? सर, जो गरीबों की हक की लड़ाई लड़ता है ना सर, उसे डर नहीं लगता है। जो ऑगस्टा वेस्टलैंड का पैसा घर ले जाता है ना, डर उसको लगता है। ओके, रंजीत रंजन, ये बड़ा आरोप मर दिया है। अगस्ता वेस्टलैंड के अंदर एक गिरफ्तारी हुई, उसके बाद टंडन साहब की एक गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम की सुगबुगाहट हुई। हालांकि फिर किरण रिजिजू का एक बम भी फट गया एनडीए के ऊपर, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन ये मेरा स्कैम, ये तेरा स्कैम, इस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहता। लेकिन स्टिल रंजीत रंजन, बिकॉज संबित ने बड़ी बात बोली है, 20 सेकंड का रिबटल इज अलाउड। अली अनवर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा वादा है। देखिए, ये मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ये अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी का प्रधानमंत्री है ये। आप इनकी देखिएगा डिबेट तो सोनिया गांधी जी इनको बहुत याद आती है, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है कांग्रेस को रूलिंग पार्टी में देखने का। अभी ये जो बात कर रहे हैं अगस्ता डील की, डिबेट होगा तो सारा दूध का दूध होगा, किरण रिजिजू जी का भी होगा। इनकी आदत है कि 100 बार झूठ बोलना है, लोगों को गुमराह करना है। इनकी जो मिनिस्टर है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की, वो कहती हैं कि जो 105 लोग लाइनों में मरे हैं वो लूट खसोट में और उनके पास काला धन था। जिस असंवेदनशीलता के साथ ये लोगों को ट्रीट कर रहे हैं तो आप फंस रहे हैं, तानाशाही के अगस्ता वेस्टलैंड पे तो आप फंस रहे हैं। कमीशन का एक मामला है, उस पे भी आप फंस रहे हैं। मैं उन सब में नहीं आना चाहता, मैं उस सब में नहीं आना चाहता। बात सुनिए जी मैडम, आपकी सुनी मैंने। नहीं आना चाहते हैं तो आप भी नहीं बोलिए, अगर आना चाहते हैं तो फिर सुन लीजिए। बिल्कुल, वाजपेयी जी के वक्त में 6000 फीट से 4500 फीट हुआ, हम लोगों ने उसको जनवरी 2014 में बैन किया। मैडम, इन्होंने उसका बैन हटाया। मैडम, क्रिश्चियन मिशेल की चिट्ठी काफी कुछ कह देती है। क्रिश्चियन मिशेल की चिट्ठी काफी कुछ कहती है। किस परिवार को पैसा मिला, किस एपी को पैसा मिला, क्रिश्चियन मिशेल की चिट्ठी बहुत कुछ कहती है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मेरी डिबेट नोटबंदी से संसद तक सीमित रहेगी और आप टॉपिक चेंज करने की कोई कोशिश ना करें। नोटबंदी की बात करें जी, ड्राइविंग फोर्स सोनिया गांधी है मैडम। संबित, आपने अपनी बात कह ली। देखिए, मेरा फोर्स सोनिया गांधी है। आज ही अखबारों में चिट्ठी छपी है क्रिश्चियन माइशेल की, और वो चिट्ठी में लिखा है कि एक पॉलिटिकल फैमिली को 15 से 16 लाख यूरो घूस के रूप में दिया गया। संबित, पढ़ा हो तो मैं भिजवा दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए इस टॉपिक को हम नोटबंदी के साथ मिक्स ना करें। हो सकता है अगस्ता के अंदर जिस तरह के खुलासे हुए हैं, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति स्ट्रैटेजी बदली हो संसद के अंदर। दैट ये एक पॉलिटिकल पॉइंट हो सकता है कांग्रेस का। मैं सीधा रुख करता हूं अली अनवर का। अली अनवर, आप बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, आप माफी चाहता हूं, आपके पास आखिर में आ रहा हूं, और मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। संसद के अंदर हंगामा कौन कर रहा है? संसद के अंदर अन्याय कौन कर रहा है? बताइए अनवर साहब। अमीश जी, वाकई ये बहुत दुखद बात है कि सदन की कार्रवाई नहीं चली और कल उसका समापन होने जा रहा है। सर, दुख जताने से कुछ नहीं होता, पब्लिक दुखी है सर। हम टीवी पे दुख जता सकते हैं, आंसू भी बहा सकते हैं, लेकिन पब्लिक दुखी है सर। इस पर सुन लीजिए, हम लोग हमारी पार्टी खास करके इस सदन की कार्रवाई को बाधित करने में नहीं रही है, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं, मिलावट मत कीजिएगा सवाल पूछने में, और बीजेपी से भी, कि इस बार तो हमने देखा कि दोनों हाउस में बीजेपी भी सदन की कार्रवाई को बाधित करने में उतना ही सक्रिय थी जितने अब अपोजिशन के कुछ लोग थे। आज पहली बार हमने देखा, 10 साल से हम भी पार्लियामेंट में हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के लोग प्ले कार्ड ले करके आज राज्यसभा में वो लोग भी आए। तो अपोजिशन की अब बात मैं करता हूं कि ठीक है, हम लोग नहीं थे उस बाधित करने में,
लेकिन 2 दिन कार्रवाई तो राज्यसभा की बहुत मजे की चली है। हम लोग क्या मांग कर रहे थे? हम लोग कोई लाल किला, कुतुब मीनार नहीं मांग रहे थे, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी नहीं मांग रहे थे। हम लोग बस इतना उनसे अर्ज कर रहे थे कि चूंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने डिमोनेटाइजेशन को ऐलान नहीं किया, आपने किया, आपके वित्त मंत्री तक ने नहीं किया, इसलिए वित्त मंत्री के जवाब का कोई मतलब नहीं है। आप बहस में इंटरवेन कीजिए। अमीश जी, डेमोक्रेसी वन वे ट्रैफिक नहीं है। गुजरात में चला 15 साल, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जवाब देना पड़ता है मंत्री को, प्रधानमंत्री को, एमपीज के सवाल का जवाब देना पड़ता है। अरुण जेटली का भाषण मैंने सुना। अरुण जेटली ने बोला प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे, राजनाथ सिंह ने बोला प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे। मैं सीधा रुख करता हूं दिनेश त्रिवेदी का। त्रिवेदी साहब को डिबेट में लेकर आऊंगा मैं उसके बाद। भाई, सवाल का जवाब, सवाल का उनकी शैली है, सवाल का जवाब नहीं देते। ओके, उनकी शैली है, सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन सवाल पूछने के लिए तो संसद को चलाना पड़ेगा। मैं संबित आपको मौका दूंगा, आप पे सवाल खड़ा करा, मैं आपको मौका दूंगा। मेरे को दिनेश त्रिवेदी साहब को लेके आना है। क्या दिनेश त्रिवेदी साहब, आप भी सरकार में रहे, रेलवे मंत्री रहे, छोटे मोटे मंत्री भी नहीं रहे, बड़े मंत्री रहे, क्या आपको लगता है मौजूदा परिस्थिति के अंदर, मैं इस देश से थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं, और वो एग्जाम्पल वेनेजुला का है। हम बोलते हैं कि इस मुल्क के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रात 8 तारीख को रात को 8 बजे आए, एक नोटबंदी नाम की घोषणा करी और फिर चले गए, और उसके बाद पिछले 37-38 दिन से जो हम देख रहे हैं वो चल रहा है। लेकिन वेनेजुला का मैं एग्जाम्पल देता हूं। वह रविवार देर रात, इसी रविवार देर रात फैसला लिया गया, 100 बोलीवर की करेंसी को तत्काल से बैन कर दिया गया। करेंसी बदलने के लिए महज 72 घंटे दिए गए। करेंसी की जमाखोरी के खिलाफ उठाया गया ये कदम वेनेजुला के जैसे एक मुल्क के अंदर हुआ। जैसे हमारे यहां लाइनें लगी है, वैसे उधर भी लाइनें लगी है। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर ये नोटबंदी, अगर लगा रहा हूं, अगर ये नोटबंदी हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, अगर इस नोटबंदी के कुछ फायदे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 दिन का वक्त मांगा है, क्या आपको लगता है कि ऑल पॉलिटिकल क्लासेस without their ifs and buts, do you think we can stand for nation? क्योंकि इस समय जो हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि नोटबंदी के बाद कई काले कुबेर ऐसे निकल रहे हैं जिनके पास 2-2 करोड़ पहुंच गए हैं, लेकिन मेरे और आप जैसे लोगों के पास, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जैसे लोगों के पास या मेरे व्यूअर जैसे लोगों के पास 2000 का नोट भी मुश्किल से पहुंचा है। त्रिवेदी साहब, ओवर टू यू सर। देवगन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं आपका जवाब दूं उसके पहले संबित पात्रा जो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनका भी मैं बहुत आदर करता हूं। वोटिंग की बात उन्होंने बताई। देखिए, हम सांसद में चुन कर आते हैं वोटिंग के जरिए, और सांसद में जब भी कुछ अहम मुद्दा होता है ना, उसमें डिवीजन होता है, वोटिंग होती है। तो वोटिंग एक लोकतंत्र का नियम होता है, तो कहीं पहाड़ नहीं टूट पड़ता है यदि सत्ता पक्ष वोटिंग के लिए मान जाते हैं। और आखिर के दिन में हमने कहा वोटिंग भी नहीं चाहिए। चलिए, उस बात को हम लोग परे रखते हैं क्योंकि वो विवाद चलता रहेगा। और जहां तक आपने वेनेजुला की बात की, उनकी इकोनॉमी एकदम चरमरा गई है, और मैं नहीं समझता हूं कि वेनेजुला के साथ हिंदुस्तान का कोई तुलना हो सकती है। सवाल इसलिए अहम आता है कि गरीब आदमी लाइन में खड़ा आज 100 के आसपास आंकड़े पहुंच गए। ये बताइए, मेरा पैसा, मेरा खुद का पैसा, आपका पैसा, गरीब का पैसा, वो खुद जाकर अपना पैसा नहीं ले सकता है। रोजाना लाइन में 24,000 करोड़ की जो लिमिट आपने की है जी, आप उसको भी कहते हैं नहीं 10,000 देंगे। तो आज ये जो जूट मिल बंद हो रही है, जहां से मैं आ रहा हूं, ममता बनर्जी जो ग्रास रूट की है, यही कह रही कि लोग मारे जा रहे, कम से कम बैठ के बात करो, ये कैसे सलटाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का ये है। दिनेश त्रिवेदी, आपका पॉइंट है, संबित पात्रा रिएक्ट करना चाहते हैं। संबित जी, मेरे पास 30 सेकंड है, मुझे ब्रेक लेना, जवाब दीजिए आप। देखिए, एक बात मैं समझ नहीं पाता हूं और दुविधा में फंस जाता हूं जब ये लोग कहते हैं कि देखिए लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, हम बैठ के तो बात कर ले। अरे, हमने बुलाया तो था एक ऑल पार्टी मीटिंग बैठने के लिए और बात करने के लिए, आपने उससे रिफ्यूज कर दिया। संसद में आपने बिना वोटिंग के मांग किए एक दिन डिबेट भी तो आरंभ कर दी थी।
मगर उसके बाद आप पलट गए और आपने कहा कि नहीं, हमें वोटिंग ही चाहिए, तभी हम डिबेट करेंगे। अरे जो परेशान होता है, जिसके आंखों में जनता के लिए आंसू होता है, वो ये नहीं देखता है कि वोटिंग या बिना वोटिंग के डिबेट हो रहा है। वो बोलेगा मैं सवाल पूछूंगा और किसी भी कीमत पे मैं सॉल्यूशंस लेके जाऊंगा जनता तक, मगर वो आपने किया नहीं। और तीसरी बात मैं अली अनवर साहब से कहना चाहूंगा, वो कह रहे संबित मैं पूरा जवाब अली अनवर पर जवाब ब्रेक के बाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ रेलेवेंट पॉइंट उठाए हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे कि मैं और आप, हम दोनों मिलकर कब अपने हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। बड़ी बात तो वो है, आज जनता के लिए आर पार हो रहा है और हम हर वो सवाल उठाएंगे जो जनता के लिए जरूरी है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। आज कोई नहीं बचेगा आर पार। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आर पार, सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ा पैनल, और इस देश की आम जनता के सवाल हम उठा रहे हैं। बहुत से लोग मुझे को ट्विटर पर, फेसबुक पर एक ही बात लिख रहे हैं कि हम जो नुकसान हो रहा है देश की संसद के अंदर जनता के पैसों का, उसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा। गुस्सा है लोगों पे इस मुद्दे के ऊपर। और अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। दिनेश त्रिवेदी, अली अनवर, रंजीत रंजन, संबित पात्रा। संबित पात्रा, अली अनवर के सवाल का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा पहले मैं जोड़ देता हूं। दिनेश त्रिवेदी, रंजीत रंजन, अली अनवर और संबित पात्रा और रमेश देवगन, हम लोग 2000 से ज्यादा एटीएम में पैसे कब तक निकाल पाएंगे? बताइए, कब तक ये 2000 की लिमिट सहनी पड़ेगी? 50 दिन पूरे होने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा है। 50 दिन के बाद देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मैं 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु यहां रख दूं। अली अनवर ने बोला ये गुजरात नहीं है। देखिए, दिनेश जी का हम सब सम्मान क्यों करते हैं आपको पता है? क्यों? मैं अली अनवर जी पे भी जाऊंगा, अभी रुकिए, पहले दिनेश जी से शुरू करके ऐसे क्लॉकवाइज आ जाऊंगा, ठीक है? देखिए, दिनेश जी को हम सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो रेल मंत्री थे, 1 साल के लिए ही रेल मंत्री रहे, मगर उनके मन में एक बड़ा विजन था रेल को बदलने के लिए। क्या नतीजा हुआ? जब ये बजट ला रहे थे रेल को बदलने के लिए, इनके खुद के पार्टी ने इनके साथ सहमति नहीं जताई। मगर आप समझिए, ये बदलाव लाना चाहते थे, बदलाव को तो पार्टी भी नहीं सहती है। तो स्वाभाविक रूप से जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार बदलाव लाना चाहती है, भला करना चाहती है, आपको लगता है क्या ये लोग बहुत आसानी से सब आप इशारा कर रहे हैं आपके अंदर की पार्टी में लोग भी नहीं चाहते ये बदलाव हो क्या? तो इनके ऊपर बड़ा नुकसान हो जाएगा। आडवाणी जी की तरफ इशारा ना, मैं इशारा कर रहा हूं अपोजिशन की तरफ। हम तो चट्टान की तरह खड़े हैं, हम तो देश के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। मगर मैं दिनेश जी के लिए बता रहा था वो बात। दूसरी बात, अली अनवर साहब बात कर रहे थे वन वे ट्रैफिक का। देखिए अली अनवर साहब, आपने यह भी कहा कि हम तो पीएम की कुर्सी भी नहीं मांग रहे हैं। आप कहां से पीएम की कुर्सी मांग लेंगे? लालू प्रसाद यादव छोड़ देंगे क्या? आप मांग लेंगे? इससे पहले लालू प्रसाद यादव आपका क्या करेंगे देखिए जरा। वो दोनों की गाड़ी एक ही ट्रैफिक जंक्शन पे अटकी हुई है, एक तरफ लालू प्रसाद यादव और एक प्रकाश नीतीश जी। और हम तो नीतीश जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन को लाल किला, कुतुब मीनार भी कह रहे हैं, उसी पार्टी के हैं। लाल किला, कुतुब मीनार भी कह रहे हैं। नहीं, और सुनिए, और जहां तक रंजीता जी उनकी मौजूदगी मांग रहा है। कुतुब मीनार छोड़ दीजिए, मांग रहा है पीएम की कुर्सी। कुतुब मीनार वही खड़ा रहने दीजिए जहां पर है सर। वो कुतुब मीनार छोड़ दीजिए, फिर वो, हाँ, कुतुब मीनार को छोड़ दीजिए। रंजीता जी को इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए कल एक बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन खुद इनके कांग्रेस के हेडक्वार्टर के अंदर एक व्यक्ति सिद्दीकी, जो कि बहुत बड़े पोस्ट में है, और जो सोनिया जी और राहुल जी की खूब नजदीकी हैं, वो कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बैठ के काले धन को सफेद बना रहे हैं। बताइए, और आपको लगता है कांग्रेस ये सब जानने के बाद? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे पास इतना बड़ा खुलासा है, इसीलिए मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहा विपक्ष। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, मैं बोलूंगा, मेरे पास प्रधानमंत्री के बारे में निजी जानकारी है। संबित, क्लेम ये है राहुल गांधी का। तो आलू की फैक्ट्री ने, सुन लीजिए, आलू की फैक्ट्री के बाद भूकंप के बाद रंजीत रंजन, ये राहुल गांधी जी इन चीजों के बीच में रहते हैं, आलू की फैक्ट्री और बैलून के बीच में। रंजीत रंजन रिएक्ट करना चाहती है। रंजीत रंजन जवाब दीजिए। रंजीत रंजन, जनता के पैसे का गुनहगार कौन है? जनता के पैसे जो संसद में डूब रहे हैं उसका गुनहगार कौन है? जवाब दीजिए प्लीज, सुन लीजिए जी।
आप ही बोलिए। बोलिए मैडम, बोलिए, आप ही को मैं पूरा मौका जो दें। भी इनरिलेवेंट ये पूछ रहे हैं संबित जी, जो पूरी डिबेट, अरे प्लीज, पूरी डिबेट को गुमराह करते हैं, ये अभी इतना नॉन सीरियस मैटर नहीं है। मैं प्रोफेसर अरुण जी जो माने हुए अर्थशास्त्री है, उनकी दो बात कहना चाहूंगी। एक, जो आप वेनेजुएला का आपने उदाहरण दिया, आपने सोवियत संघ और नॉर्थ कोरिया का उदाहरण नहीं दिया, जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर को फांसी देनी पड़ी। 7 कंट्री में आज तक हुआ है नोटबंदी, जो 7 कंट्री में फेलियर था। मैं दूसरी बात प्रोफेसर अरुण जी की बोलना चाहूंगी, ये जो ब्लैक मनी और कैशलेस की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो अभी प्लीज 14 से 15 लाख करोड़ रुपए जो बैंक में आ गए हैं, जो ब्लैक मनी था ऑलरेडी बैंक में व्हाइट हो गया। कैसे? आप प्लीज 10 सेकंड सुन लीजिएगा। जो भी बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़ी फैक्ट्रीज है, ब्लैक में व्हाइट कैसे हो जाएगा? क्या बोल रही है? जो ब्लैक मनी बैंक में आ जाएगा वो व्हाइट कैसे हो गया? प्लीज, क्या बोल रही है? अरे प्लीज संबित 20 सेकंड और दीजिए। संबित 20 सेकंड दीजिए। संबित 20 सेकंड दीजिए। He wants, she wants to say something. प्लीज चुप कराइए। संबित पात्रा 20 इनकी सेकंड आदत दीजिए। है इनरिलेवेंट खाली बोलना। तो अरुण जी ने कहा आपने उसको 4 महीने का एडवांस दे दिया। अब जो वो विड्रॉवल है वो आपका ब्लैक मनी व्हाइट होके आ गया। प्लीज। दूसरा, जो जनधन, प्लीज इनको चुप कराइए। जो जनधन में है, जो आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी होगी, एक तो इनकम टैक्स के पास इतने लोग नहीं है, दूसरा जिसके पास 20 और 50 हजार ही गए हैं, मैडम कहने उनकी आप क्या इंक्वायरी करोगे? और उनके मालिक ने अगर ये कह दिया है कि आप 4 महीने बाद मुझे निकाल के दे देना, ये मेरा नहीं, प्रोफेसर अरुण जी का कहना है कि इस हिसाब से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए प्रोफेसर अरुण जी इज वेरी रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट, बट सो इज राजीव कुमार। जो राजीव कुमार है, मैडम आपकी बात मैंने सुनी। देखिए आप अपने चॉइस ऑफ इकोनॉमिस्ट को पिक कर सकते हैं। आपने मुझसे पूछा आपने वेनेजुएला का एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि वो इसी संडे को हुआ है, इसीलिए उसका एग्जांपल दिया। 72 घंटे दिए गए सिर्फ पैसे बदलने के लिए, 50 दिन नहीं 72 घंटे। दूसरी बात, आपने बोला इतने इनकम टैक्स के लोग कहां से आएंगे, इतना पैसा कैसे पकड़ा जाएगा? मैडम पर लोग तो पकड़े जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी 24 घंटे पहले 11 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। आज भी आंकड़ा आया है, मेरे पास फिगर नहीं है इसलिए मैं कोट नहीं करूंगा। आज भी पैसे पकड़े गए हैं। पुणे से लेकर, वो बहुत छोटी इकोनॉमी है, पुणे से लेकर दिल्ली तक लोग पकड़े जा रहे हैं। हमारे 2-4 जिलों के बराबर है अमीश जी। सर बात सही है, लेकिन रविवार को हुआ तो मेरे को जनता को बताने पे तो कोई हर्ज नहीं है कि वेनेजुएला में भी हुआ, 72 घंटे का टाइम दिया गया, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहां तक पूछा जा रहा है कि कैसे वो लोग पकड़े जाएंगे, वो छोटा सा हमारे 2-4 जिले के बराबर का देश, छोटी सी इकोनॉमी है, ये बहुत बड़ा सुई के बराबर भी नहीं है सर हमारी। लेकिन एग्जाम्पल करने में कोई हर्ज नहीं है। वो उदाहरण दे दीजिए। अभी एग्जांपल दिया कि वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को फांसी दे दी गई, एग्जांपल दिया ना, हु इज कॉन्ट्राडिक्टिंग इट? नकल करने में नकलची बनना कोई जरूरी है क्या? अरे नकलची बनना कोई जरूरी है क्या? अरे अनवर साहब, उन्होंने हमारे बात किया, हमने उनके बात नहीं कहा। उन्होंने रविवार को किया, संडे को हमारे हुआ 8 नवंबर को हो गया था। अनवर साहब थोड़े फैक्ट्स और फिगर्स भी होते हैं। दिनेश का एग्जाम्पल क्यों साइट कर रहे हैं? अरे सर आप वो एग्जाम्पल को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, अब डिबेट कर लेते हैं, क्यों विषय से भटक रहे हैं हम। रंजीत रंजन ने एक पॉइंट रेस करा, जिस पॉइंट पर मैं आना चाहता हूं। बड़ा वैलिड सवाल आपने रेस करा, और ये संसद में भी आपको रंजीत रंजन सवाल पूछना चाहिए कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी कर्मचारी कम है, ज्यादा लोग कैसे पकड़े जाएंगे? पकड़े जाने की चिंता है। संबित पात्रा मैं आपको मौका दूंगा। दिनेश त्रिवेदी, ये सवाल लाजमी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और बहुत लोग पकड़े गए हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं। क्या आपको लगता है दिनेश त्रिवेदी साहब कि ब्लैक मनी और वो लोग जो ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश में लगे थे, वो इसमें एक्सपोज हो रहे हैं? और क्योंकि सरकार भी यही व्यू अपना रख रही है, क्योंकि वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं, इसीलिए विपक्ष लामबंद हो रहा है। दिनेश त्रिवेदी, व्हाट इज योर व्यू? एंड नोबडी विल इंटरवीन। दिनेश त्रिवेदी, योर टर्न। देखिए, सही बात तो यह है कि हमें फिक्र है कि लोग जो रोजमर्रे की जिंदगी में, मतलब सुबह कमाया और रात को उनका चूल्हा जला, उनकी फिक्र हमें सबसे ज्यादा है। और आज बैंक के पास 2000 के रुपए नहीं है, मगर बहुत सारे घरों में करोड़ों की संख्या के 2000 के नोट है।
तो ये सवाल हम सभी कर रहे हैं। और बाकी जो सवाल रहा कि जितने भी अर्थशास्त्री है पूरे दुनिया के, चाहे हिंदुस्तान के हो बाहर के हो, सबने एक सवाल जरूर उठाया है कि भाई ये कैसे संभव है। और दूसरी बात, यदि देश के लिए ये अच्छी बात है तो हम सब कहेंगे कि चलिए ये कीजिए, मगर आज जो जमीनी हकीकत है, उस जमीनी हकीकत से जिससे भी हम बात करते हैं वो सभी यही कहते हैं कि बहुत तकलीफ है। मगर उस तकलीफ के बाद कुछ अच्छा निकले तो बहुत अच्छी बात है। मगर उसकी अभी आप देखिए, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑफ पुअर एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उसने हमारे आरबीआई पर सवाल उठाया कि एज ए इंस्टीट्यूशन आरबीआई की क्रेडिबिलिटी आज सवाल के कटघरे में खड़ी है। वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वेनेजुला की पूरी इकोनॉमी चरमरा गई है। हिंदुस्तान एक सॉलिड कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम उस डेमोक्रेसी से हटना नहीं चाहते हैं और डेमोक्रेसी में चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट जरूर चलनी चाहिए। सर मैं संबित का रुख करता हूं। संबित, कई सारे सवाल है जिनके जवाब आपको देने हैं, क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर रिएक्शन टू इट? संबित पात्रा, इतनी एजेंसियां कहां से आएंगी? काफी लोग पकड़े गए हैं, लेकिन रंजीत रंजन की चिंता है इतने लोग कहां से आएंगे जो इतने सारे लोगों को पकड़ेंगे? देखिए, मैं बड़े गंभीरता के साथ, चूंकि यहाँ बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं, एक विषय रखना चाहूँगा। आप देखिए, यहाँ जब हमारा विगत 6-7 वर्ष के बजट को आप देखिए, जो प्लान्ड बजट है हमारे देश का, भारतवर्ष का प्लान्ड बजट है, वो लगभग 4.20 लाख करोड़ से लेकर 4.80 लाख करोड़ का बनता है। यही 6 साल से यही बन रहा है, फिक्स्ड है। कोई भी सरकार हो, प्लान्ड बजट इतने का ही है। उसमें भी किसानों के लिए फिक्स है कि किसानों के लिए इतना खर्चा होगा, सर्व शिक्षा अभियान इतना खर्चा होगा, सड़कों के लिए इतना खर्चा होगा, और कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें चेंज हो। हम सब भाषण देते हैं कि मेरा देश महान बनना चाहिए, वर्ल्ड पावर बन जाना चाहिए। इस फिक्स्ड अमाउंट में आप बताइए, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आप इसको चेंज नहीं करेंगे, हम रोज भाषण देते रहेंगे, देश महान कैसे बनेगा? आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएंगे, आप अगर वो बेस नहीं बढ़ाएंगे, प्लान बजट नहीं बढ़ाएंगे, इसको 15 लाख करोड़ रुपए नहीं कर देंगे, 4 लाख करोड़ से हटाकर, लोग कहां से आएंगे? रंजीत रंजन के सवाल का जवाब क्या है? 20 सेकंड में जवाब दीजिए उसका। बड़ा स्पष्ट जवाब है जी। उनको चिंता हो रही है लोग कैसे पकड़े जाएंगे। रंजीत जी का कहना था कि जो ब्लैक मनी बाहर था, वो जब बैंक में आ गया, वो सारा व्हाइट बन गया। बिल्कुल गलत। कोई बाहर से ब्लैक मनी जब सिस्टम में, फॉर्मल सिस्टम में आता है, तो वो व्हाइट नहीं बन जाता है। ब्लैक मनी का अर्थ क्या होता है? ब्लैक मनी का अर्थ होता है जिसको टैक्स इवेजन किया गया है, उस पर टैक्स नहीं दिया गया है। जब फॉर्मल सिस्टम में आते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा 75% और 85%। 75% में 25% बॉन्ड गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में चला गया, 85% हमारा हो जाएगा। तो यही तो हो गया, यही तो लाभ है। रंजीत रंजन 10 सेकंड में रिएक्शन दीजिए। 10 कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, कैसे हो जाएगा? जनधन अकाउंट में अगर 20,000 है, आप उससे टैक्स लेंगे? अगर वो कहेगा 30 साल में मैंने 20,000 जमा किया, उससे आप टैक्स ले पाएंगे? आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने 4 महीने की तनख्वाह बुला के पूछेगा ना, कैसे पाया आपने ये पैसा, इसका बताओ। तनख्वाह देंगे तो आप कैसे टैक्स ले पाएंगे? मैडम देखिए, अनर्गल आरोप नहीं, किस इंडस्ट्रीज का पैसा आप बात सामने रखिए, उस इंडस्ट्रीज के ऊपर कार्रवाई करेगी सरकार। संसद के पटल में जिस इंडस्ट्रीज का पैसा है उसको आप सामने रखिए, सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए बाधित होगी। और संसद चलनी चाहिए थी। कल आखिरी दिन है आप लोगों के पास, अगर चलाना चाहते हैं तो संसद चला लीजिए। हो सकता है जनता आपको कुछ माफ कर दे, लेकिन इसके लिए पूरी संसद की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ विपक्ष, ना सिर्फ सरकार, पूरी संसद की जिम्मेदारी है। मैं छोटा सा अंतराल लेता हूं, मेरी जिम्मेदारी है जनता की बात सामने रखना। और मैंने एक सवाल पूछा कि मैं और मेरी जनता कब 2,000 रुपए से ज्यादा निकाल पाएगी, कब ये लाइनें कम होगी? इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। छोटा सा अंतराल, छोटा सा ब्रेक, लेकिन आर पार में आज की डिबेट निर्णायक है और कंक्लूजन भी निर्णायक होगा। आप देख रहे हैं आर पार, और एंड में निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, और निष्कर्ष यही है कि संसद का हंगामा हानिकारक है और बहुत महंगा है। महंगा इसलिए, एक दिन संसद बाधित होने पर करीब करीब 9 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, और उस 9 करोड़ रुपए से जनता का, जनार्दन का बहुत कुछ हो सकता है। और एंड में बात ये, अगर जनता के पास 2,000 नहीं पहुंचेंगे और कुछ काले कुबेरों के पास करोड़ों निकलेंगे, तो जनता सवाल पूछेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन पे कार्रवाई हो रही है
और सरकार का आश्वासन यह है कि 30 दिसंबर के बाद जो नए नोट पकड़े जा रहे हैं वो बाजार में आ जाएंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी विपक्ष की है कि संसद चले, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है देश चलाने के लिए और अपनी बेहतरी के लिए। नमस्कार।